प्यारे बच्चों, मैं जीवनलाल शर्मा जगदलपुर बस्तर से। ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6वां वीडियो है। इससे पहले हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे पोर्शंस देखे हैं। आज मैं जो पोर्शन ले रहा हूँ वो गॉस प्रमेय, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। गॉस प्रमेय अच्छे से आपको याद होगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा नया वीडियो जब बने तो आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, वो है गॉस प्रमेय का ही एप्लीकेशन है। अनंत लंबाई के कारण एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी है इससे पहले भी, और गॉस प्रमेय भी देखा है, सॉलिड एंगल भी देखे हैं। तो उससे ही एक गॉस प्रमेय का जो एप्लीकेशन है मैं उसको ले रहा हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आऊंगा जिसमें इस एप्लीकेशन में उसका यूज होना है, वो है रैखिक आवेश घनत्व। ये क्या होता है रैखिक आवेश घनत्व? यदि मान लेता हूं मैं ये एक सिंपल सा रॉड लेता हूं, यदि इस रॉड को मैंने Q आवेश से चार्ज किया है, यानी इस रॉड में मान लीजिए Q आवेश है, तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। यदि ऐसा सिस्टम में हम लेंगे तो मीटर में लेंगे, और यदि हम सीजीएस सिस्टम लेंगे तो सेंटीमीटर में लेंगे। तो किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई में, यानी ये एक चालक मैं मान लेता हूं, इस चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व में कितना आवेश है प्रति एकांक लंबाई में, उसमें कितना आवेश है मान लेता हूं। यदि आवेश Q दिया गया है और चालक की लंबाई L है, तो रैखिक आवेश घनत्व होगा लैम्डा इजिकल टू Q/L। अर्थात यदि किसी चालक को हमने Q आवेश दिया है, ये चालक मैं मान लेता हूं एक तार है, चालक है, इसको हमने Q आवेश दिया हुआ है। Q आवेश से आवेशित किया हुआ है, तो इसके प्रति एकांक लंबाई में, यानी L लंबाई का है और आवेश Q है और इसकी लंबाई L है, तो प्रति एकांक लंबाई में अगर सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सेंटीमीटर में, और यदि हम ऐसे सिस्टम की बात करें तो मीटर में, तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश कितना है, उसकी कितनी मात्रा है, तो ये Q/L। यदि हम इसका विमी सूत्र लें, तो यदि एसआई सिस्टम में लूं, एसआई पद्धति में मात्रक जो होगा इसका ये होगा कूलम बटे मीटर, कूलम बाय मीटर। ये आवेश को हम कूलम में लेंगे और ऐसा सिस्टम में जो लेंथ को हम मीटर में लेंगे, तो कूलम पर मीटर ये इसका मात्रक हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरी चीज और आती है इसी में, ये आएगा आपका एक रैखिक आवेश घनत्व। ये तो हमने लंबाई से रिलेटेड लिया है, ये लंबा तार है, उसका रैखिक आवेश घनत्व। यदि मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करूं, तो किसी क्षेत्रफल से में उपस्थित किसी क्षेत्रफल, 2 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन था, और यदि किसी क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, जैसे मैं मान लीजिए
एक सिंपल सा ये एक कागज लेता हूं, तो ये 2 डायमेंशन है, एक इसकी लंबाई है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये 2 है। तो इस पूरे 2 डायमेंशन पृष्ठ है, इस पृष्ठ का के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो यदि मैं उसकी बात करूं तो आपको जो सिग्मा मिल जाएगा, इसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व लें तो ये मिल जाएगा Q बाई एरिया, यानी इसका एरिया जो है वो A है और लंबाई इंटू चौड़ाई, और Q आवेश हमने दिया है तो इसको हम Q बाई एरिया हम A ले सकते हैं। तो ये अगर इसका हम मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक आपको मिल जाएगा कूलम बाई मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम आवेश दिया गया है और एरिया जो है लंबाई इंटू चौड़ाई से हम गणना करेंगे। तो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में ये आपको मिल जाएगा मात्रक उसका कूलम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा जो एक आएगा आयतन आवेश घनत्व, ये जो हम ले रहे हैं ना, किसी आयतन में उपस्थित प्रति एकांक आयतन में कोई एक आयतन है, इसकी मात्रा, इसकी यदि हम बात करें तो हमको रो के रूप में मिलेगा आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम रो कहते हैं। ये मिल जाएगा Q अपॉन वॉल्यूम, Q बाई V, यानी वॉल्यूम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 3 डायमेंशन की बात करूं तो ये मिल जाएगा आयतन आवेश घनत्व। और इसका यदि एसआई पद्धति में मात्रक की मैं बात करूं तो ये मिल जाएगा कूलम बटे मीटर क्यूब, यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ये तीनों चीजें एक्चुअली इसका उपयोग अभी हम करेंगे, जो कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन, सॉरी गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन आएगा, उस गॉस लॉ के एप्लीकेशन में इन चीजों का उपयोग किया जाएगा, होना है। इसलिए मैंने शुरुआत में इसको लिया है, यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व एंड आयतन आवेश घनत्व। अब इसके बाद ये जो मेन टॉपिक पे मैं आता हूं, इसमें अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमको करनी। अब मैं एक अनंत लंबाई का मान लेता हूं, तार लेता हूं, बहुत लंबा है ये, और इसे मैं Q आवेश से आवेशित करता हूं। ये मैंने Q आवेश से आवेशित किया, यानी मैंने इसको Q आवेश दिया। मान लीजिए ये L लंबाई का एक वायर है, लंबा वायर है। सपोज मैं अगर ऐसा का L लंबाई का वायर ले लूं, तार ले लूं, इसको एक समान आवेश से हमने आवेशित किया, यानी चार्ज है, Q चार्ज हमने इसको दिया है। अब इससे R दूरी पर, यानी इससे R डिस्टेंस पर, यानी यहां पर मान के चलिए R डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसकी गणना हमको करनी है। तो इसके लिए हम R दूरी पर पॉइंट P हम ले लेते हैं, जिसका भी डिस्टेंस R है, और इस P को एक गॉसियन पृष्ठ हम मानेंगे, और एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ये बनेगा। जिसकी लंबाई हम स्मॉल l लेते हैं।
कहने का मतलब कि एक समान आवेशी सीधा तार L लंबाई का है, बहुत लंबा है, ये अनंत लंबाई का है, और इस सीधे तार के कारण r दूरी पर बिंदु P मान लेता हूं, बिंदु P जो कि इस तार से r दूरी पर स्थित है, और वहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमने L लंबाई लिया, स्मॉल L लंबाई हमने एक बिंदु P लिया, और R त्रिज्या का यानी इसको केंद्र मान करके हमने R त्रिज्या का एक बेलन लिया, और इस गॉसियन पृष्ठ में गॉसियन सरफेस हमने माना उसको। अब यहां पर हम देखेंगे कि बेलन का पृष्ठी जो मेन है कि डायरेक्शन कैसे कैसे है। देखिए ये पृष्ठ है, ये मान लेता हूं मैं S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है, और ये वक्री पृष्ठ S3 है। 3 पृष्ठ है यहाँ पर। यदि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो जैसे ये एक वस्तु है, इसका ये एक पृष्ठ सर्कुलर है, वृत्तीय है, एक नीचे वृत्तीय पृष्ठ है, और एक वक्री पृष्ठ ये है। ये 3 पृष्ठ है, मीन्स S1 ये है, S2 ये है, और S3 ये है। अब इनका डायरेक्शन क्या है? S1 का डायरेक्शन ऐसा है, जबकि E की दिशा ऐसी है, क्योंकि E जो चार्ज है उसका डायरेक्शन ऐसा बाहर की ओर जा रहा है। तो S1 का डायरेक्शन ऐसा, जो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे मैं बोलूं कि ये E का डायरेक्शन है और ये S का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद यदि मैं नीचे जाऊं तो नीचे में आप देखिए S2 में भी वही कंडीशन है, यहां पर भी सर्कुलर है, सर्कल है, और S2 का डायरेक्शन ऐसा है, और आपका ये S2 का डायरेक्शन ऐसा है, और E का डायरेक्शन ऐसा है, यानी E दोनों सभी तरफ जा रहे हैं। E का डायरेक्शन ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, क्योंकि जो आपका तार है, वायर है, और सब तरफ से आपको आवेश यानी बल रेखाओं की संख्या या डायरेक्शन जो E का डायरेक्शन, तो इस पर्टिकुलर एरिया में आप देखें तो यहां पर E का डायरेक्शन ऐसा है, और S3 का जो DS3 का डायरेक्शन भी ऐसा ही है, यानी दोनों पैरेलल है। S1 की बात मैं करूं तो S1 ये DS1 का डायरेक्शन है, और E की दिशा ऐसी है, ये DE की दिशा आपकी ऐसी है। इन दोनों के बीच जो एंगल कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। वैसा ही अगर मैं S3 S2 की बात करूं तो S2 में DS2 छोटा सा यदि हम लें, और इसकी दिशा E, यानी E की दिशा इधर भी है, E की दिशा इधर भी है, दोनों तरफ है, सब तरफ है। तो E जो ऐसा जा रहा है वक्री पृष्ठ के पैरेलल जा रहा है उसके डायरेक्शन के, और यहां पर जो है S1 और S2 जो वृत्तीय पृष्ठ है, सर्कुलर जो पृष्ठ है, ये सर्कल है पूरा, वो उनके बीच और E के बीच का जो डायरेक्शन है वो जस्ट 90 डिग्री है। तो ये सबसे पहले चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि इनका डायरेक्शन क्या है। इसके लिए हम डेमो देखेंगे, जिससे आपको और सिचुएशन क्लियर होगी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और DS का डायरेक्शन है तो कैसे होगा। अब हम एक लेते हैं कि बेलन के अंदर ये जो आवेश हमने दिया है, तो इस बेलन के अंदर आवेश क्या है, Q, यानी यहां पर Q आवेश है। तो इस बेलन के अंदर आवेश जो होगा, गॉसियन जो बेलन है, गॉसियन बेलन, गॉसियन बेलन के अंदर का आवेश जो होगा वो Q इज इक्वल टू या लैम्डा L मिल जाएगा आपको, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा जो होती है, क्योंकि हमारे पास जो था, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L था, ये अभी मैंने बताया आपको, इसलिए मैंने पहले इस चीज को क्लियर किया।
तो हमको आवेश मिल गया Q इज इक्वल टू लैम्डा L। ये समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं मैं। ये हुआ गॉसी बेलन के अंदर जो आवेश हमारे पास ये है। अब इसके बाद 3 पृष्ठ मैंने बताया। ये बंद बेलनाकार जो गॉसियन बेलन है, बंद बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी 3 भागों में विभाजित बोल सकते हैं आप, बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, विभाजित किया जा सकता है। कैसा? पहला पृष्ठ ये जो होगा समतल वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ S1 जो मैंने बताया आपको ऊपर। दूसरा समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 तथा तीसरा जो होगा वक्रीय पृष्ठ S3। तीसरा जो आपका ये जो मैं बता रहा था आपको, ये प्लेन वक्रीय पृष्ठ, ये वाला जो पोर्शन है, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये वक्रीय पृष्ठ हो गया। तो वक्रीय पृष्ठ S3। ये 3 पृष्ठ आपको मिलेंगे, S1, S2 एंड S3। अब हम S1 और S2 की बात मैंने अभी बताया आपको कि एक छोटा सा ds डायरेक्शन या S3 का डायरेक्शन या S1 का डायरेक्शन बोल लीजिए। S1 का डायरेक्शन ऊपर की ओर है क्योंकि ये वक्रीय पृष्ठ ऐसा है और उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। उसी प्रकार S2 का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। E का डायरेक्शन चाहे इधर हो चाहे इधर हो, आप इसको इधर भी ले सकते हैं, E इधर भी जा सकता है। E का डायरेक्शन इधर भी होगा, अगर इधर S3 है तो इधर ले लेंगे तो E का डायरेक्शन होगा और इधर होगा। तो E की दिशा और ds1 की दिशा और ds2 की दिशा अगर आप देखें तो जस्ट 90 डिग्री है। यहां पर जो है, क्योंकि यहां पर भी ये जो पृष्ठ है इसका डायरेक्शन ये ds3 इधर ही होगा। तो 3 पृष्ठ और 3 पृष्ठ में डायरेक्शन आप देख सकते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, जो पूरा फ्लक्स है, यदि हम इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स यानी इसके कारण माने, तो इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा, तो वो यदि हम निकालें तो देखिए कि पृष्ठ कुल गॉसियन, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स यानी कुल पृष्ठों से गुजरने वाला, बोल लीजिए फ्लक्स, संपूर्ण बोल, इसको आप संपूर्ण भी बोल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से यानी पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई E इज इक्वल टू, यदि मैं लूं तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1 प्लस इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, वन परिपथ है ये, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds3। अब यहां पर देखिए कि ds1 और ds2, क्योंकि ये और E के बीच का जो एंगल है वो जस्ट 90 डिग्री है, तो यहां पर क्या होगा, तो ये फ्लक्स का मान, संपूर्ण फ्लक्स
संपूर्ण फ्लक्स यदि ले तो ये इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस वन cos 90 degree plus close integration of E ds2 cos 90 degree plus close integration of E ds3 cos 0। तो क्या रिजल्ट आया? इससे हमको ये मिला दिस इज इक्वल टू 0 प्लस दिस इज इक्वल टू 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 3, ये पोर्शन आपको मिलेगा, यानी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पोर्शन आपको केवल मिलेगा। अब इसके लिए मैं एक आपको डेमो दिखाता हूं, इसके बाद फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा उस डेमो को देखिए कि जो अभी भी मैं मान के चल रहा हूं कि ये एक हमारा गॉसियन पृष्ठ मैंने लिया है और इसके अंदर एक चालक तार है, ये बीच वाला मैंने छोटा लिया है, और इस बॉक्स में आप देखिए ये तार है, थोड़ा लंबा होना चाहिए, हालांकि मेरी व्यवस्था छोटी है इसलिए मैं इसको ऐसा ले रहा हूं भी। अब यहां पर मैंने क्या किया है, एलईडीज लगाए हुए हैं जिससे कि रेज, प्रकाश की किरणें बाहर निकलेगी, और हम देखेंगे कि यहां से इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से, यानी दिस इज S1 और दिस इज S2 यदि है, तो वहां से कोई रेज आपको जाती हुई नहीं दिखेगी। केवल एंड केवल इस पृष्ठ से जो कर्व वाला है, वृत्तीय पृष्ठ है, यहां से ही रेज आपको जाती हुई दिखेगी। और ये मैं मान के चल रहा हूं, डेमो के लिए मैंने बनाया इसको, कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकल रही जो रेज के रूप में है। आप इसको ऐसा मानेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स है वो रेस के रूप में है, प्रकाश की किरणों के रूप में, और वो बाहर निकल रही है। और ये जो डायरेक्शन है ये ई का डायरेक्शन हो जाएगा और ds3 का डायरेक्शन भी यही होगा। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम, ये देखिए ये मैंने रेज लिया हुआ है, ये रेज ऐसे बाहर आ रही है और ये 3 साइड मैंने लिया है, तो 3 साइड से आपको पूरा क्लियर दिखेगा। और ये यहाँ पर ये देखिए ये रेज आपको यहाँ पर दिख रही है कि ये रेज यहाँ पर आ रही है, ये वक्री पृष्ठ से आ रही है, केवल वक्री पृष्ठ जो है यहीं से ही रेज निकल रही है। यानी मान के मैं चल रहा हूं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये बाहर की ओर निकल रही है, और ds का डायरेक्शन जो है S3 ds3 जो है वो भी पैरेलल है, तो इसलिए रेज यहाँ पर से निकलती दिखेगी। और ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन से आपको कोई रेज निकलती हुई नहीं दिखाई देगी। यदि मैं ऐसा लूं तो ये देखिए ब्लैक पोर्शन है, ये यहाँ पर ये इसका पृष्ठ का ब्लैक पोर्शन है जिससे कि ये काला आपको दिख रहा है, और ये वाला पोर्शन जो है जहां वक्री पृष्ठ है, वक्री पृष्ठ से आपको रेज निकलती हुई दिख रही है, और पीछे खैर ब्लैक है तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये वाला पोर्शन से जरूर आप समझ सकते हैं कि इस पोर्शन से आपको रेज दिखाई नहीं देगी, परंतु मैक्सिमम जो रेज निकल रही है वो यहां से, यानी इस वक्री पृष्ठ से ही निकल रही है। ये मैं आप इसको समझें जिससे कि ये जो थ्योरी बोलती है कि जो भी रेज निकल रही है वो ds3 जो ds3 है उसके समानांतर निकल रही है। जो डायरेक्शन है ई का डायरेक्शन और ds3 का डायरेक्शन, वो डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों पैरेलल है। जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था आपको, ds3 और ई ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, चाहे आप इधर लें चाहे इधर लें, तो पूरा वक्री पृष्ठ जो है उस वक्री पृष्ठ से जो डायरेक्शन ds3 का और ई का जो है वो पैरेलल है। तो होगा क्या, उनके बीच एंगल 0 बनेगा। तो जब एंगल 0 बनेगा तो वहां से ही पूरी फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बाहर निकलेगी। यहाँ पर जो मैंने डेमो लिया है उसमें ये मान के चलिए, मैंने ये माना है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो ई का डायरेक्शन दिखा रही है, बता रही है, तो ई और ds के बीच का एंगल आपको निकल रहा है 0। तो इसकी वैल्यू क्या है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब ई को हम बाहर ले लेते हैं और ds3 ये आपको, तो वक्री पृष्ठ जो है ये ds3 जो है, जो कि मैं बता रहा था आपको,
ये वक्र पृष्ठ जो है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन वक्र पृष्ठ जो है उसका बेलन का वक्र पृष्ठ का जो वैल्यू है ये आपको मिलेगा E इंटू 2πr एल लंबाई है इसकी और ये 2πr उसकी त्रिज्या है, तो ये आपको देगा E इंटू 2πr। तो जिससे आपको फ्लक्स का मान जो मिला फाई ई जो मिल रहा है ये E इंटू 2πr, ये समीकरण नंबर में 2 ले लेता हूं। समीकरण नंबर 1 हमारे पास है Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, समीकरण नंबर 2 हमको मिला फाई ई इज इक्वल टू E इंटू 2πr। अब पिछले जो हमने लिया था आपको अच्छे से याद है कि गॉस प्रमेय में हमने माना था कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, पिछला हमने बैलून के रूप में लिया था, आपने देखा होगा अच्छे से। तो गॉस प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, ये हमने लिया था फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर 3 ले लेता है। ये हमने पिछले, आप यदि मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें अच्छे से समझाया है। तो वहां पर फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ये कैलकुलेशन में आया था। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से दोनों ही बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, संपूर्ण फ्लक्स का मान है, तो इन दोनों को बराबर लेंगे हम। तो समीकरण 2 और 3 से तो हमको मिल जाएगा E डॉट 2πr L इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां पर Q जो है हमने लिया था, अगर आप समीकरण 1 से देखें तो Q इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ये एक पोर्शन आपको मिलता है, क्योंकि Q जहां पर मैं यदि लूं तो जहां समीकरण 1 से Q इज इक्वल टू लैम्डा एल रखने पर, ये हमने रख दिया, तो हमको क्या रिलेशन मिला, इससे आप E का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। E का मान आपको मिलेगा E इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 r। ये वैल्यू को हम इसके नीचे लिखें तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हम ले एप्सिलॉन 0 r l, तो ये पोर्शन हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से L इस कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई r। यहाँ पर अब देखिए कि सारा पोर्शन जो है यानी लैम्डा इज ए कांस्टेंट, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट, केवल r ही वेरिएबल है, यानी r का मान कम ज्यादा हो सकता है। तो इससे E का जो कैलकुलेशन निकल रहा है E इज इक्वल टू इस इनवर्स इस 1/r अनुक्रमानुपाती, यानी r के अनुक्रमानुपाती हो रहा है, r के अनुक्रमानुपाती, यानी r का मान यदि बढ़ता है तो E का मान कम होता है। प्रोपोर्शनल टू में हम लें इसको, तो इसको हम प्रोपोर्शनल टू में ले सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/r। कहने का मतलब r, जैसे हमने प्रमेय में भी देखा है, कूलम्ब्स के लॉ में भी देखा है कि जैसे जैसे r का मान बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता है। तो इनके बीच में यदि मैं एक ग्राफ खींचूं, कहने का मतलब r और E के बीच में यदि एक ग्राफ खींचूं मैं, तो इस प्रकार का एक ग्राफ आपको मिलेगा, जिससे ये पता लगता है कि जैसे जैसे r का मान हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे E का मान कम होगा। तो ये अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमने की है। इसके बाद हम, और इसके एप्लीकेशन हैं 2-3 एप्लीकेशंस और हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे उन एप्लीकेशंस को लेने की।
और आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।